हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, you're watching करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं लीडरिंग। आपने लीडरशिप के बारे में सुना होगा, आपने बॉस क्या होते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर आपने लीडरिंग क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में नहीं सुना होगा। और यहां पर हम खास करके पोटस ट्रंप के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को लीडरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू। इसी के साथ ऐसे राइटिंग में भी ये विषय आपको काम आएगा। जनरल स्टडीज जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये विषय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विथ ए वेरी रॉक सॉलिड प्लेटफॉर्म। इसका नाम है डीजी यात्रा। आई एम श्योर डीजी यात्रा के बारे में आज जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, इतनी सारी चीजें जो है, इतनी खूबियां जो है डीजी यात्रा की, उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट से शुरुआत होती है। डीजी यात्रा's architecture can serve as a template for smart access systems beyond aviation. Assess its scalability and applicability in sectors like rail, metro and event management. डीजी यात्रा हमारे देश का एक इनोवेशन है। दुनिया के किसी भी देश के पास इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। ये दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल डिजिटल ट्रैवलर आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने शायद इसके बारे में इतना सुना होगा कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो डीजी यात्रा में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसका ऐप आप यूज कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन इज आपको ये जो चेक इन का काउंटर है उसकी लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता है। सीमलेसली आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे और डायरेक्टली आप लॉन्च में पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी चेकिंग आपको करवाना है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें आपको, ये फिजिकल बोर्डिंग पास और ये सारी चीज़ें जो आपकी टिकट है बेसिकली, वो लेकर आपको जाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। डीजी यात्रा है तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन मैटर ऑफ सेकंड्स। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पर राजकोट में, तो वो फ्रीक्वेंटली बिजनेस के लिए ट्रैवल करता है। तो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट डीजी यात्रा कुछ सालों पहले, लगभग 1 साल पहले ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस डीजी यात्रा। एंड आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ही इज़ ए फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो उनको ये चीज़ें जो हैं वो पता होती हैं। लेकिन ही इज़ यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही टोल्ड मी कि भाई ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब मैंने इस विषय पर रिसर्च की तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ इट्स एन आउटस्टैंडिंग थिंग दैट भारत ने क्रिएट की है। और इससे एक और चीज़ यहाँ पर साबित भी होती है कि पहले क्या होता था कि चीज़ें जो हैं वो यूएसए जैसे देशों में, या फिर आप समझ लीजिए ग्लोबल नॉर्थ। जब ग्लोबल नॉर्थ में कहूं तो आप समझ लेना कि मैं डेवलपिंग नहीं, लेकिन डेवलप्ड देशों की बात कर रहा हूं, जो विकसित देश हैं। और जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया, चाइना और बाकी बहुत सारे, ब्राजील एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, राइट। तो पहले क्या होता था कि सारे ऐसे डिजिटल और बड़े बड़े इनोवेशंस जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ देशों में होते थे। फिर बहुत सालों के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल साउथ देशों में आती थी। लेकिन आज वक्त जो है वो बदल चुका है। टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ। अब हमारे डेवलपिंग देशों में ऐसी ऐसी सिस्टम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हम इनोवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पर आपने एस जयशंकर साहब का वो वीडियो देखा है क्या, जिसमें उनके बेटे के साथ उनकी मुलाकात होती है। उनके बेटे जो है वो ही वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर कोविड के डोजेस और यहाँ पर जिस प्रकार से कोविन के माध्यम से हम लेते थे, तो वहाँ पर पेपर का इस्तेमाल होता था। और यहाँ पर आप देखिए पूरे देश के ने जितने डोजेस हमने लिए, तो सारी चीज़ें जो है वो एक मोबाइल ऐप में आ गई। तो धीरे धीरे करके अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये ग्लोबली और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रही है। ये ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा था, अब ग्लोबल साउथ के देश कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो ग्लोबल नॉर्थ के देश जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सो डीजी यात्रा जो है is India's groundbreaking innovation in digital public infrastructure, DPI, offering secure, number one, consent-based biometric verification at airports.
कंसेंट बेस्ड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीन्स आपकी मर्जी के बिना ये नहीं होगा, इफ यू गिव कंसेंट उसके बाद ही इसका इस्तेमाल होगा, और ये काफ़ी सिक्योर भी है। आज हमारे देश में 13 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दूसरे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर डीजी यात्रा की सेवाएं अवेलेबल हैं। आप बहुत ही ईजिली एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे, राइट, तो सारी चीज़ें हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। और डीजी यात्रा में अभी हमारे देश में पता है कितने लोगों ने रजिस्टर किया है? 3.4 मिलियन लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि आप समझ लीजिए 34 लाख लोगों ने, और इसमें से 25 लाख लोगों ने डीजी यात्रा का इस्तेमाल भी किया है। सरकार का लक्ष्य यह है कि 2026 में हमारे देश के अभी 13 एयरपोर्ट्स में है, तो 50 एयरपोर्ट में ये डीजी यात्रा की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब डीजी यात्रा को जैसे बनाया गया, तो इसमें रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, इन दोनों का मिक्स हमें देखने को मिलता है। 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई, और इसमें यह होता है कि जब हम टिकट बुक करवाते हैं, तो एज यू नो कि हम लेट्स से कि आधार कार्ड भेजा हमारा जो ट्रैवल एजेंट को, या फिर आपने डायरेक्टली अगर टिकट बुक की है तो आपका नाम, देन यू हैव योर आधार, एंड देन अगर डीजी यात्रा है आपके पास, तो डीजी यात्रा में आप कंसेंट देंगे तो आपका जो पीएनआर डेटा है तो उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। रियल टाइम में आपने कंसेंट दिया तो रियल टाइम में आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसको फ्लाइट रिजर्वेशन के साथ ये मैच कर लेता है। तो पहले क्या था कि डेटा जो था वो सिलोज में था, सिलोज यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग अलग एयरपोर्ट के पास आपका डेटा नहीं था, राइट, जो एयरलाइंस है उनके पास आपका डेटा जो है, तो फिर वहाँ पर जाएंगे ये सारे डेटा, मीन्स डेटा इन द सेंस यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी, पासपोर्ट या फिर आधार एक्सेट्रा। लेकिन अब डीजी यात्रा के माध्यम से ये सारी चीज़ें चलेगी, ये सारे अलग अलग एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट मैनेज करने वाली कंपनी, देन यू हैव दिस एयरलाइन, राइट, सरकार हैं, तो सभी का एक यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाई है डीजी यात्रा जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीमलेसली एक्सेस होती है, और लगभग 24 आवर्स के अंदर ये सारा डेटा जो है, मीन्स ये डेटा जो है ना वो किसी जगह पर स्टोर नहीं होता है, ये डेटा आपके ही मोबाइल में रहता है, तो डेटा चोरी और ये सारी चीज़ों का भी खतरा जो है वो ना के बराबर हो जाता है। और इसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा है। सेक्शन 8 जो है डीजी यात्रा फाउंडेशन एक क्रिएट की गई, राइट, और इसको नॉन कॉमर्शियल गवर्नेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो नज़र रखती है, तो इसमें मेजर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इसमें हैं, जो एयरलाइंस है वो हैं इसका पार्ट, राइट, और जो सेक्शन 8 है इसका वो ये कहता है डीजी यात्रा फाउंडेशन का कि इसको अगर ऑपरेट करना है तो इसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और जिस प्रकार से इसने ऑपरेट किया है या फिर एग्जीक्यूट किया है चीज़ों को, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। नाउ द थिंग इज, इसकी जो पूरी डिज़ाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइवेसी, तो सिटीजन्स जो है वो काफ़ी सिक्योर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बायोमेट्रिक डेटा जो है वो हमारे फ़ोन में ही, पर्सनल डिवाइस में ही स्टोर रहता है, और 24 आवर्स के बाद आपका ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डीजी यात्रा में आपने जो चीज़ें डाली कि आप यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती है। तो किसी भी जगह पर इसको स्टोर भी नहीं किया जाता, कोई आपके ऊपर ऐसी नज़र नहीं रख रहा है कि आपने अगर डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहाँ पर थे, कहाँ पर आपने ट्रैवल किया, ये सारी चीज़ें। और जो कंप्लायंस हैं, ये यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड से इसकी प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इंश्योर की गई है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एज यू ऑल नो कि हमारे देश में एविएशन सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। आज फ्लाइट में ट्रैवल करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, पहले था इट वॉज अ बिग थिंग, लेकिन अब डोमेस्टिक ट्रैवलिंग इट्स नॉट अ बिग थिंग एट ऑल, राइट। तो इसकी वजह से एयरपोर्ट जो है वहाँ पर भी भीड़ बढ़ने लगी है। तो आप कितने टर्मिनल्स बनाएंगे? क्या नए नए टर्मिनल्स बनाना जो है वो सस्टेनेबल है? लैंड को परचेज करना फिर डेवलपमेंट करना नहीं। लेकिन डीजी यात्रा जैसी जब चीज़ें आ जाती है ना, तो एयरपोर्ट की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है, जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है वो भी घट जाता है।
तो इसकी इम्पैक्ट ये होती है कि जो एयरपोर्ट्स का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, एयरफेयर जो है वो कम हो गए, एयरफेयर कम हो गए तो और ज़्यादा लोग जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे, तो इससे एविएशन सेक्टर बढ़ेगा, एविएशन सेक्टर बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। तो एक ऐप, एक प्लेटफॉर्म जो है वो कितनी सारी चीज़ें कर रहा है, यहां पर देखिए इसकी ताकत समझिए। Digi Yatra's modular architecture positions it as a scalable template for smart access systems across multiple sectors. आने वाले समय में इसका इस्तेमाल जो है वो मेट्रोज में किया जा सकता है, राइट, रेलवेज में किया जा सकता है, बसेस में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कॉरपोरेट इवेंट हैं कैंपसेस में, हर जगह पर इसका इस्तेमाल, कोई शो हो रहा है तो वहाँ पर भी इसके माध्यम से आपकी टिकट और सारी चीज़ें सीमलेस हो जाएगी। आप वहाँ पर जाएंगे और आपको, आपके पास हैं पास, अगर हैं आपके पास टिकट हैं तो आप इजीली अंदर जा पाएंगे। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी चीज़ जो है वो सही हो जाएगी। कुछ लोगों की ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि भाई चाइना के पास ऐसे कुछ, लेकिन चाइना ये सारी चीज़ें जो है ना ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ करता है, सारा डेटा जो है वो सरकार के पास रहता है। यहाँ पर डीजी यात्रा इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं व्हेन इट कम्स टू डेटा प्राइवेसी एंड थिंग्स, तो यूरोप इज़ ए लाइट हाउस, वो सबसे एडवांस हैं इन चीज़ों में, लेकिन उनके पास इस प्रकार की सिस्टम नहीं है डीजी यात्रा जैसी, लेकिन हमारे पास है। तो दिस इज समथिंग आई बिलीव कि फ्यूचर में इट्स गोइंग टू बी ए बिग एक्सपोर्ट थिंग। ये जो प्लेटफॉर्म है जो भारत ने इसको बनाया है और इतना अच्छा चल रहा है ये, तो हमारे देश में तो इसका अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन फ्यूचर में दूसरे देशों को भी एज ए सर्विस के तौर पर हम इसको बेच पाएंगे। सो ये होती है ताकत किसी इनोवेटिव चीज़ों की, कि चीज़ों को काफ़ी स्मूथ बना देती है जब भी कोई नई ऐसी अच्छी चीज़ आती है तब, isn't it? Now dear friends, let's move on to topic number 2. हम सेक्शन में ही अलग सेक्शन में चला गया, राइट। टॉपिक नंबर 2 इज हाउ डिड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स बाय पाकिस्तान एंड इट्स एलाइज इम्पैक्ट ऑपरेशन सिंदूर एंड व्हाट मेजर्स डिड इंडिया टेक टू counteract these efforts. ये जब पाकिस्तान और मिस इन्फॉर्मेशन बात आ रही है तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। वैसे मैं ऐसे बॉयकॉट्स और इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। जब कोई फिल्म बॉयकॉट करते हैं ये सारी चीज़ें, दैट्स ए वेरी पर्सनल थिंग, उन सारी चीज़ों में आई डोंट इंडल्ज माई सेल्फ विथ। लेकिन जब देश की बात आती है तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए। आई वुड से डोंट ट्रैवल, बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्प्रेड दिस थिंग, डोंट ट्रैवल टू टर्की, डोंट ट्रैवल टू अजरबैजान, डोंट गो टू मलेशिया। ये सारे देशों ने पाकिस्तान को युद्ध के समय में सपोर्ट प्रोवाइड किया। इन देशों का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है। इनका जो भी एजेंडा हो वो उनको मुबारक, लेकिन एटलीस्ट ट्रैवलिंग के लिए वी शुड अवॉइड दीज नेशंस। ये हमारे ट्रैवलर्स पर उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल दे आर यूजिंग टू बॉम्ब आवर पर्सोनल, आवर सिक्योरिटी पर्सोनल। तो इसका पार्ट हम नहीं बन सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी मिस हो गई थी, तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट हियर। अब चलिए इस विषय पर बात करते, पाकिस्तान के विषय पर। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, तो मिलिट्री प्रिसीजन के बारे में तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन का भी वॉरफेयर चल रहा था। वो पाकिस्तान के एक जो मिनिस्टर है, मैं उनका नाम भूल गया अभी, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था किसी फॉरेन चैनल में, और वो इतना खुलेआम मीन्स झूठ बोलने का उनका कॉन्फिडेंस देखिए। वो ये बता रहे थे कि भारत ने घुटने टेक दिए, भारत को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, भारत को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया एंड थिंग्स लाइक दैट। प्रॉपर एक मिस इन्फॉर्मेशन थिएटर चल रहा था। तो इसमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही थी। भारत ने डिप्लोमेटिक वॉरफेयर किया, भारत ने काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, यानी कि मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलाया है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने भी ये बताया है कि भारत ने जिस प्रकार से चीज़ें ऑपरेट की हैं, एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है ना भारत के पास,
हमारे पास व्हेन आई से आर्मी आई मीन टू से हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, काफ़ी प्रोफेशनल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उनके स्टेटमेंट्स को देखिएगा आप कि इसमें कितनी रिफाइनमेंट होंगी, लैंग्वेज का आप एक एक शब्द आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि इतने प्रोफेशनल लोग हैं हमारे यहाँ पर। वहाँ की आप आर्मी और वहाँ के वो जो मुनीर हैं वो रिलीजियन की बात करते हैं। अब सोचिए, हमारे क्या एयरफोर्स के पायलट और जो हमारे आर्मी नेवी ऑफिसर वो ये कहते थे कि भाई अल्लाह के लिए करो, भगवान के लिए करो, ईश्वर के लिए नहीं, देश के लिए ये चीज़ है। इसमें रिलीजियन को घुसड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। रिलीजियन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। वो मेरा और ऊपर वाले के साथ जो भी रिलेशन है दैट इज़ ए प्राइवेट रिलेशन। आर्मी के चीफ ऐसा बता रहे हैं कि ये अल्लाह के लिए आपको ये करना है, यू हैव टू फाइट फॉर गॉड। आप सोचिए, ऐसा मोटिवेशन उनको देना पड़ रहा है वहाँ पर। तो दिस इज क्लियर साइन ऑफ एक प्रकार से आप ये एक पूरा प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है बाय ऑफ कोर्स पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, तो ये ऐसे हर जगह हर बार यही होता है कि भाई पहलगाम का जो अटैक हुआ तो उसमें ये बताया कि भाई वो इंडिया के लोगों ने ही ऐसा करवाया है, भारत की सरकार ऐसी चीज़ें करवाती है और फिर हमारा नाम थोप देती है, राइट। और कुछ ग्लोबल मीडिया ने भी अपना सही रंग जो है वो दिखाया है। हमने चाइना के बारे में बात की थी ना, चाइना ने पहले गनमैन फिर मिलिटेंट, वैसे ही कुछ वेस्टर्न मीडियाज़ ने भी ऐसा किया है। टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, स्टार्टिंग में दे वर यूजिंग द टर्म्स लाइक मिलिटेंट्स एंड गनमैन और ये सारी चीज़ें। क्लियरली वो नहीं बता रहे हैं कि भाई ये एक प्रॉपर टेररिस्ट अटैक है। अगर उनके यहाँ पर ये चीज़ हुई होती तो फिर एक पूरी दुनिया में एक कैंपेन वो चलाते कि देखिए हम पर ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ एक्सेट्रा। भारत जैसे देश के साथ जब भी ये चीज़ होती है तो फिर वो ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मिलिटेंट एंड गनमैन एंड थिंग्स। अब बोलिए ना कि दिस इज़ अ टेररिस्ट अटैक। तो भारत ने काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप भी लिए। मैंने आपको बताया था ना कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, DD न्यूज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। देखना है तो DD न्यूज़ को देखिए, बाकी सारी चैनल्स को छोड़िए। आप छोटी छोटी जो भी खबरें आपको पढ़नी है DD न्यूज़ की वेबसाइट पर चले जाइए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको PIB में मिल जाएगी। तो PIB ने एक प्रॉपर एक यूनिट क्रिएट किया कि जितनी फेक इंफॉर्मेशन चल रही थी, जितने प्रोपोगेंडा चल रहे थे, उस पर एक फेक का लेबल लगाकर देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारी ऐसी टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने TRP के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज़्यादा व्यूअरशिप के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मना किया था कि आप पल पल की खबरें मत बताइए, ये भारत की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ जो है वो मीडिया हाउसेस को बताई थी कि आप ऐसी चीज़ें मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सारी चीज़ें जो है वो करते रहे। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि PIB ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक पूरा यूनिट क्रिएट किया और छोटी बड़ी सारी डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई जा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया की भी हॉस्टिलिटी नज़र आई, राइट। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी और इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ ऐसे डिसइंफॉर्मेशन की चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। रफाल को गिरा दिया और चाइना की जो सिस्टम्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाइप करके दिखाया गया। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, UK में आता है, ब्रिटिश है ये फाइनेंशियल टाइम्स एज फार एज आई नो, राइट। फाइनेंशियल टाइम्स इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव न्यूज़पेपर एज वेल। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी गलत, तो ये दिखाता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन जो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज़ डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M। ब्रॉडकास्टिंग में इश्यूज हों, डायरेक्ट टू मोबाइल जो है उसमें आपको सारा डेटा जो है वो मोबाइल में मिल जाएगा। तो इस दिशा में भारत को और ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत है। हमारे पास मिलिट्री और इन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन मीडिया रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ जो है उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जस्टिस Sanjeev Khanna's tenure as Chief Justice of India was marked by transparency and humility. Analyze his contributions to judicial administration and the challenges he
faced. जस्टिस संजीव खन्ना साहब जो हैं वो रिटायर हो गए. जब वो सीजीआई बने तो उस समय पर भी उतना कोई मीडिया अटेंशन मीन्स उस समय पर था, लेकिन उसके बाद उनकी टेन्योर के दौरान आपको उतना ज़्यादा मीडिया अटेंशन देखने को नहीं मिला. इनसे पहले जो चंद्रचूड़ साहब थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन जो है वो मिलता था. द थिंग इज के संजीव खन्ना साहब जो हैं इज़ अ वेरी, आई वुड से, मीडिया से अपने आप को दूर रखते हैं, राइट. लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते हैं. ये उनकी लीडरशिप की क्वालिटी है, ये उनकी लीडरशिप की स्टाइल है. ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर लाउड एंड इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल द टाइम देन यू आर अ लीडर. ये कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं, हर एक प्रकार के लीडर होते हैं, और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मीडिया के सामने आ रहे हैं तो इससे गलत थिंग, नो. लेकिन एक ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया. जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जो केस है, इसकी जो इंक्वायरी है, तो इसको पब्लिक में उन्होंने रख दी. उन्होंने रिफॉर्म्स पर जोर दिया. रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हुआ दैट इज कि जजेस जो हैं वो अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करें. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को लेकर कोई चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो सारे के सारे, फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो होगी, सारे जजेस मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और जस्टिस यशवंत वर्मा, वो पता है ना आपको कि 10 करोड़ जितने पैसे जल गए थे, घर में आग लगी तो पता चला कि इतने करोड़ रुपए जो हैं, कुछ 10 करोड़ जितने रुपए जो हैं वो उनके घर से मिले थे. तो जस्टिस खन्ना साहब ने तुरंत ही एक इनिशिएशन लिया, एक इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट की, और ये कम्युनिकेशंस जो हैं ये पब्लिक के सामने रखी. और इंक्वायरी कमेटी का जो आउटकम आया उसमें ये बताया कि भाई इसमें एलिगेशंस हैं, बेसिस हैं, सॉलिड बेस हैं यशवंत वर्मा के खिलाफ. तो 2 महीनों के अंदर उनका इम्पीचमेंट हो, ये भी रेकमेंड किया जस्टिस खन्ना साहब ने. तो ट्रांसपेरेंसी और स्विफ्ट एक्शन जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया उन्होंने. एंड आई एम श्योर ये चीज़ जो हर बार जो चीफ जस्टिस आते हैं ना, वो अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं और फिर वो हमेशा के लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाता है. एक राधिका अग्रवाल केस जो है तो उसमें भी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि जैसे जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, तो वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जैसे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, आर्बिट्रेरली अरेस्ट कर लेते हैं, इससे छोटे ट्रेडर्स, सीनियर सिटीजन्स, इनोसेंट टैक्स पेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं. तो ये पावर्स जो हैं उन पर भी एक ब्रेक लगाई कि भाई आप ऐसा ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत बड़े बड़े बदलाव उन्होंने अपनी टेन्योर में किए. आज भी कुछ इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 81,000 जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. लॉयर जजेस का नेक्सस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक रोटी बेटी का रिलेशन रहता है, और अगर सीनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं तो आपको डेट्स मिल जाती हैं. सीनियर एडवोकेट्स अगर आ रहे हैं तो आपके केस को एक लाइमलाइट भी मिल जाती है. केस जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, सक्सेस रेट के चांसेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं. ऐसा एक स्टडी ने प्रूव किया है. ये सारी चीज़ें लॉयर जजेस नेक्सस की वजह से हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्लेग है व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी. तो ये सारी चीज़ों पर भी अभी काम करने की ज़रूरत है. और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसका एक डिक्लाइन हुआ है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि जुडिशरी को हैंडल करने के लिए एक सीईओ टाइप आदमी चाहिए, जो सारे केस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आपको ट्रेंड कैडर चाहिए. ये सारी चीज़ें जब आएगी, एक प्रोफेशनल सीईओ होंगे केस को मैनेज करने के लिए, तो फटाफट सारी चीज़ें जो है वो मूव होगी. अभी बहुत ही स्लोली चीज़ें मूव हो रही है. सारी चीज़ें देखिए, जजेस आर गुड जजेस आर, या फिर आई वुड से कि मोस्ट जजेस जो हैं दे आर गुड, बट वी हैव टू रिमेंबर कि एक व्यक्ति जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. सारी चीज़ें एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा. तो यू नीड सेपरेट ऐसे गुड सीईओ टाइप व्यक्ति जिनकी स्पेशलिटी ऐसी हो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो ऐसे लोगों को हमें चाहिए कि बाकी का जो बाकी का काम है, जजेस अपने जजमेंट का काम देखें, लेकिन बाकी का काम जो है वो इस प्रकार के प्रोफेशनल सीईओज जब हैंडल करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएगी. अभी जो आने वाले जज हैं सीजेआई मीन्स आई थिंक आ चुके हैं जस्टिस गवाई, तो आई एम श्योर वो भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और इन सारी चीज़ों पर जोर देंगे.
So CJI Sanjeev Khanna's legacy reflects adherence to judicial principles and incremental improvements in the judiciary. Moving on to next topic. This one is about leadering. How does the overemphasis on individual leadership roles affect institutional resilience and long-term sustainability? Discuss with examples from politics and business. देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ट्रंप साहब हैं, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, तो ट्रंप साहब ने ये बता दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने कहा था बंद कर दो और बंद कर दिया। इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी और उसके बाद हमने ये चीज़ की है, किसी के कहने पर यह नहीं हुआ है। जब ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कहते हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती डिप्लोमेसी में। लेकिन अपनी बात रख दी, इससे पता चल जाता है कि जो वो व्यक्ति जो बता रहे हैं, पोटस जो कह रहे हैं, तो वो ऐसे ही हवा में उन्होंने एक बात बता दी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्रंप साहब कह देते हैं, ये उनका है। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम सीख सकते हैं, दो एग्जाम्पल्स यहां पर देना चाहूंगा। एक पुराना एग्जाम्पल है, एपीजे कलाम साहब का एक पुराना इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके जो हेड थे, राइट, अभी वो मैं ये भूल गया हूं कि वो पोस्ट कौन सी थी, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो मेन इसका जो ज्यूस है, इसका जो नेक्टर है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एपीजे साहब के जो हेड थे, उनके ऊपर जो भी उनके सुपीरियर थे, तो जो एक मिशन लॉन्च किया था वो फेल हुआ। तो जब मिशन फेल हुआ तो मीडिया के सामने ये हेड गए और कहा कि भाई इसमें जो भी इश्यू है ना, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मी, मेरी लीडरशिप के तहत ये सारी चीज़ें हुई, तो पूरा ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर ही जाता है, हम इसको सुधारेंगे, इसको चेंज करेंगे। और फिर ये मिशन जब हिट हो गया या फिर सक्सेस हो गया, उस समय पर हेड नहीं गए, उस समय पर उन्होंने शायद एपीजे साहब को भेजा था या फिर किसी और को भेजा था कि आप जाइए मीडिया के सामने। तो जब सक्सेस मिला तो लीडर ने क्या किया, टीम को आगे भेज दिया, और जब फेलियर हुआ तो लीडर आगे आ गया। दिस इज वन एग्जाम्पल, ये एक पुराना एग्जाम्पल है। अभी का एग्जाम्पल देता हूं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो दुनिया का और पाकिस्तान का मुंह बंद करवाने के लिए एक एयरबेस पर गए थे। उस एयरबेस पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखिए मैंने ये कहा था कि ऐसा हम करेंगे, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ दो, मैंने आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ को बुलाकर और हमारे जो सीडीएस जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको बुलाकर कहा था कि भाई आप ये करो। नहीं, उन्होंने क्या कहा वहाँ पर एयरबेस पर जाकर, ये कहा कि ये जो भी हुआ है, आज देश का नाम दुनिया के सामने ऊंचा हुआ है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस, आपकी वजह से ये चीज़ हुई है, आपने वो चीज़ करके दिखाई, आपने देश की रक्षा की है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया वहाँ पर जाकर। दिस इज अगेन वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लीडरशिप। अब ये लीडरिंग शब्द जो है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरिंग हाईलाइट्स इंडिविजुअल्स क्रिएट सेल्फ सर्विंग नरेटिव्स टू क्लेम क्रेडिट फॉर कलेक्टिव सक्सेसेस। कोई भी सक्सेस जो है वो आप अकेले कर ही नहीं सकते। आज कोई लेट्स से सिविल सर्विसेज क्रैक कर ले और फिर कहे कि मैंने मेहनत की है, मेरी वजह से मैंने ये किया वो किया, सिर्फ आपसे कुछ नहीं होगा भाई। आपको जब नींद आ रही थी तब आपकी मदर जो है वो आपको आपके लिए चाय बनाती थी, आपको टाइम पर खाना मिल जाता था, आपके कपड़े जो हैं वो कबोर्ड में आ जाते थे, आपकी किताब खरीदने के लिए आपके फादर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स वो सपोर्ट करते थे। आप कभी दुखी होते थे तो कोई दोस्त आकर आपको हंसा कर चला जाता था। तो ये भी चीज़ें हैं। आपके घर पे न्यूज़पेपर डालने आने वाला जो न्यूज़पेपर बॉय हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि एग्ज़ाम अच्छी जाए, कितने सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर मेहनत की, उसके बाद आपको सक्सेस मिला है। तो कोई भी, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हर कोई व्यक्ति,
इसलिए कई बार जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आज जहाँ पर हैं उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ हमारे फैंस जो टिकट खरीद कर थिएटर में जाते हैं और हमें इतना बड़ा बना देते हैं। तो जब लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि मेरी वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है, तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो टीम का होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर लीडरशिप, क्योंकि आज और कल एक ऐसी जगह पर आप बैठेंगे, आज आप लोगों के साथ है, कल भी आप लोगों के साथ होंगे। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये ह्यूमन स्किल्स जो हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर होलिस्टिक सक्सेस। सिर्फ पैसे कमाना इज नॉट सक्सेस, दैट इज ए अचीवमेंट बट नॉट सक्सेस। सक्सेस इज मोर डीपर। सो गुड लीडर्स फोकस ऑन टीम वर्क। लीडरिंग टाइप जो लोग होते हैं वो सेल्फ प्रमोशन पर ज्यादा जोर देते हैं, और इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना, जब हम कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, तो कलेक्टिव एफर्ट्स जो है उनको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ट्रम्प साहब के साथ ही जुड़े हुए काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें वो सारी चीज़ों को पर्सनल ऐसी जीत बता देते हैं कि मेरी वजह से ये चीज़ हुई, मेरी वजह। आज के समय में जो रैपिड चेंज का ज़माना है उसमें लीडरिंग जो है वो काम नहीं करेगी। पेंडेमिक, एआई, ईवी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी अलग अलग चीज़ें फटाफट एक के बाद हो रही है। इसमें आप टीम वर्क से ही सर्वाइव कर पाएंगे। इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, shared credit and focus on collective goals rather than personal goals. This is very very important. Moving on to last topic of the day, how does the disconnection between humans and nature contribute to the ongoing environmental crisis, discussed with reference to the IPBES transformative change report. एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ये सुंदरलाल बाहुगुना साहब ने इसको डिजाइन किया, इसको कॉइन किया और पॉपुलराइज किया इसको। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। डायरेक्टली आपको ऐसा एक ऐसे का टॉपिक दिया जा सकता है। सो इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी अंडरस्कोर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए लेकिन मेरे पास पीने का पानी नहीं हो तो कैन आई सर्वाइव? मेरे पास खाना नहीं हो, मैं कहीं आइलैंड पे घूम जाऊं, मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन इफ़ आई एम स्टक इन एन आइलैंड जहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पैसे मेरे काम के आएंगे? नहीं आएंगे। ह्यूमन सर्वाइवल जो है, हमारा सर्वाइवल, हमारी सिक्योरिटी, हमारा प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल हेल्थ पर डिपेंडेंट हैं। ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी जो है ये इकोलॉजिकल हेल्थ पर डिपेंडेंट है। और हम सब जानते हैं कि ये जो डिस्कनेक्शन हुआ है, ह्यूमन डिस्कनेक्शन जो हुआ है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। हिस्टोरिकली जब हम गुफाओं में रहते थे, व्हेन आई से हम, आई मीन टू से हमारे फोर फादर्स जब गुफाओं में रहते थे, उस समय पर जितना चाहिए था उतना वो कंज्यूम करते थे। फिर धीरे धीरे हम डेवलप हुए तो सोसाइटीज़ बनाने लगे, तो रिसोर्सेज ज़्यादा हम यूज़ करने लगे, फिर बड़े बड़े शहर बनने लगे, और आज जितने चाहिए उतने नहीं, फ्यूचर के रिसोर्सेज जो हैं उसकी भी एक ग्लोबल कंपटीशन चल रही है। दूसरी कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जो इस प्रकार से बिहेव करती हो, सिर्फ हम ही हैं, और हम अपने आप को सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हमसे बेवकूफ़ और कोई है ही नहीं। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में हम बड़े बड़े छेद कर रहे हैं और कर दिए हैं। सो द ड्यूअल डिपेंडेंस ऑन नेचर, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलायंस फॉर रेजिलियंस क्रिएट्स इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। एक पैराडॉक्स है यहाँ पर। डेवलपमेंट के लिए नेचर को बर्बाद करते हैं और फिर हम इसी डेवलपमेंट से कमाई गई चीज़ों को फिर से नेचर को रिस्टोर करने में हम लगाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ह्यूमैनिटी को बैठकर सोचने की ज़रूरत है, और इसका सबसे बेस्ट अगर कोई स्टेप हम ले सकते हैं तो दैट इज़ एक इंडिविजुअल एक स्टैंड हमें लेना पड़ेगा। हमें हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें एक बदलाव लाना पड़ेगा। हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम सब की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अब हमें रिएक्टिव कंजर्वेशन नहीं, प्रोएक्टिव सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, और इसमें सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज़ हो सकती है तो दैट इज़ इमोशनल बॉन्ड। इस पृथ्वी के प्रति हमारा इमोशन। डियर फ्रेंड्स, एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की, और इस सीरीज़ में मैंने बताया है ना कि जो फीलिंग है इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद एवरीथिंग दैट यू डू।
वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो आपकी तैयारी के साथ जुड़ी हुई बात उसमें मैंने की है। आज देखिए इसी एक डिस्कशन में जो आज एक आर्टिकल के पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें है रिकनेक्टिंग विथ नेचर थ्रू इमोशनल बॉन्ड्स इज क्रिटिकल फॉर फोस्टरिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। जब ह्यूमन बींग्स अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ में, इमोशनली जब इन्वेस्टेड हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। इतनी ताकत है ह्यूमन बींग्स की। Achieving sustainability requires a collective shift in mindsets, responsibility in individual and global levels. इसमें जो भारत ने एक लाइफ मिशन लॉन्च किया है, ये हम सब के लिए एप्लीकेबल है। हम वेस्ट ना करें, हम उतने ही रिसोर्सेस यूज़ करें जितने की रिक्वायरमेंट हैं। छोटे छोटे चेंजेस जो हम करेंगे, इससे बड़े बड़े इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। So that's everything in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. आपको पता है क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस। स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक बटन नहीं देते, दे डोंट पुट ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इतने स्टेप्स तो उठाइए। हर रोज़ तो कहना मुझे भी बोरिंग लगता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें याद आ जाती है तो कह देता हूँ। तो थोड़ा आप भी एक कदम उठाइए, ओके? जो नहीं उठा रहे उनके बारे में भी ये बात हो रही है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आज शाम को आपको मिलेगा। एंड देयर आर सम मोर वीडियोस, राइट? और आने वाले समय में टॉप क्वालिटी की रील्स भी आपको देखने को मिलेगी, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक आएगी, राइट? चीज़ें अभी काफ़ी अच्छी पेस में, जो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री पेस हो, वो पेस, वो स्पीड से अब काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। एक लंबे समय से बहुत सारे हर्डल्स, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें हो रही थी, थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे इन लाइन हो रही हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक। मुझे अब थकान ही नहीं लग रही, ऐसा ही दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो यस, आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।